नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अतिथि हैं रंग जगत के वरिष्ठ अभिनेता राकेश पांडे जी। तो आइए जानते हैं राकेश जी के जीवन का, रंग जगत का वो अनुभव जो हम सब के लिए लाभकारी होगा, प्रेरणादायक होगा। नमस्कार राकेश पांडे जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया यार, एकदम बिल्कुल एकदम वरिष्ठ और सब बना दिया जो है। नहीं तो इसमें कोई किसी तरह का संदेह थोड़ी ना है, क्योंकि हम तो एक दशक से आपको देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से आप नई पीढ़ी के साथ, पुरानी पीढ़ी के साथ आपका तादाद है, वो बहुत ही सराहनीय बात है। वो अमूमन बहुत कम आजकल देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो जुड़ाव है पुराने लोगों से लेकर आज तक, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा। अरे बस हो जाता है सब। तो राकेश जी, जैसा कि ये समय कोरोना काल चल रहा था और अभी भी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं कि ये फिर से दोबारा बढ़ रहा है जगह जगह पे, तो ऐसे में मैंने देखा है कि मानसिक संतुलन खोया है लोगों ने। तो इस बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया, कोई राय, कोई बात? अब वो धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन बढ़ता चला गया तो एक अनुभव सभी के लिए नया था, क्योंकि कोई काम नहीं, घर में ही रहना है, बाहर कहीं नहीं जाना है और तमाम चीजें। और फिर इतना मीडिया में और आपस में दोस्त यारों में बात करके और जो डेली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दुनिया भर की खबरें आदमी देख रहा है, ये इतने इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर आपके पास ऑप्शन ये बिल्कुल कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब घरों में ही तो वो उसी में ही सब वो शुरू हुआ। तो धीरे धीरे तो पहले मौज मस्ती में शुरू हुआ लोगों का, चाय बनाना, पकौड़ी तलना, झाड़ू पोछा लगाना, कोई किचन साफ कर रहा है, कोई वो कुछ कर रहा है, ये इसमें मौज मस्ती चली हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन। फिर धीरे धीरे कहीं न कहीं वो चीज जो है, कब तक आप बहकाओगे भाई, आपको घर से भी नहीं निकल पा रहे हो। अब मेरा अपना, जैसे मुझे तो सुबह निकल के कहीं कहीं, अब लेकिन फिर भी हम ऐसी जगह थे कि अब टहलना घूमना हो जाता था। लेकिन इसमें मेरा ये मानना था कि जैसे ये समय ना एक तरह से हमारे लिए एक आत्म साक्षात्कार का समय था, आत्मचिंतन का समय था, बिल्कुल, जो कि अमूमन हमको हासिल नहीं होता। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा रहा। अब मैं अपनी बात अगर मैं अपने से बताऊं तो उसमें ये समझ लीजिए, मैं घंटों जो है अपनी छत पे, जो हम कभी छत पे नहीं जाते थे अपने, कभी रेयर, तो मैं अपना कंसंट्रेट करता था यार कि एक दुनिया भर की म्यूजिक मोबाइल में सब भाई है, लगा दो, म्यूजिक लगा दिया, उसी में ही अपना आप एक्सरसाइज, सवेरे भी, गर्मी का टाइम, अप्रैल मई, लेकिन सुबह भी उठ के 1-1.5 घंटे हम अपना, मैं जो हम लोग एक्टर वाली अपनी एक्सरसाइज, वार्म अप वाली, वॉइस एक्सरसाइज, थोड़ा जो है सांस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये सब मैं करने लगा। म्यूजिक भी चल रही है। अब वही शाम को फिर छत पे, तो काफी टाइम एक तो छत पे गुजरना, फिर उसमें आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, अलग अलग बंबई में अलग अलग जगहों पे कंसर्न है, कैसे फील, तो बेटर बातचीत में वो चीजें होती थी यार, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस सब में आने लगी। जब एक ऐसा काम है हम लोगों का जहाँ पे काम करते हैं तो कुछ महीनों बाद, 10 दिन, कुछ दिनों बाद पेमेंट है, अब काम भी बंद हो गया, तो सब जगह जब एक्टिविटी बंद हो गई तो उसमें धीरे धीरे लोगों को ये हुआ कि भाई अब कैसे बैलेंस बनाए रखें, शरीर भी ठीक रहे, फिर आप जो है घर के अंदर हैं, तो बड़ी समस्याएं मेंटल लेवल पे आई। उन्हीं को ही आप कैसे उभरोगे, वो जो मेरा मानना था कि आप प्रायोरिटीज तय कर लीजिए कि जो जरूरी सामान है वो हम लेने जाएंगे और रोज रोज ना जाएं। ऐसा लोगों ने किया भी, संतुलन बनाए भी रखे, लोग संतुलन खोए भी। बीच बीच में हम अगर अलग अलग फील्ड में, और हमारी भी अगर थिएटर और फिल्म लाइन में देखें तो तमामों लोगों के साथ मौतें हो गई, गुजर गए लोग, चाहकर भी लोग उन जगहों तक, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए आखिरी राइट्स में उनके, कि हम शामिल हो जाएं। वो बंदिश थी कि इतने लोग शामिल नहीं हो सकते। लोगों में एक अजीब सा वो कि मतलब यार हम, यार दोस्त गुजर गया और हम जा भी नहीं पा रहे हैं, हम ऐसे, ये स्थितियां, तो इनमें बड़ा मानसिक वो, फिर आप किताब पढ़ के, अब बीच में हमने बहुत किताबें नहीं पढ़ी, बीच में कई किताबें पढ़ डाली, इसी लॉकडाउन में हो गया, क्योंकि अब हैं उसका उपयोग कर लिया जाए।
तो आप पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो, फिर घर में ज्यादा एक दूसरे का इंटरेक्शन हो रहा है, सब घर में ही है एक दूसरे के सामने, तो उसमें सबको भी देखना कि कैसा किसका थॉट प्रोसेस चल रहा है, और फिर सबको कहीं ना कहीं धीरज बनाए रखना है, तभी आप वहां से होते होते यहाँ तक आए। जबकि बीच में लोग गुजरते गए, बीमारियां, न्यूज और फेक न्यूज, तमाम चीजें चलती रही, तो लोगों पे वो असर किया, वो बहुत असर वो किया, असर किया। काफी व्यथित रहे लोग, हाँ। काफी परेशान रहे, क्योंकि ये मौजूदा हालात की बात थी, इसलिए मैंने अपनी बातचीत का सिलसिला इसी हाँ। वर्तमान स्थिति से किया है। लेकिन जो हमारे सबके लिए ये जानने के लिए बहुत मतलब एक विशेष बात होगी कि एक लंबा अनुभव है आपका। अगर देखें तो 2-3 दशक आपके रंगमंच में गुजरे हैं, जिस तरह से बतौर अभिनेता, बतौर सहपाठी, बतौर चिंतक, बतौर रंग एक सम्मेलन में अगर देखा जाए तो आपकी हमेशा एक तरह की भूमिका, कहीं भी रंग जगत के लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई भी जमावड़ा रहा है तो मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ आप मतलब की उपस्थिति रही है। तो नाटक एक अपने आप में एक ऐसी विधा है, और आप उस समय आते हैं जबकि नाटक को लेकर संभ्रांत घरों में उस तरह की न परिपाटी थी, न कोई चलन था। तो कब और कैसे आप नाटक की दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? कब आपने ठाना कि मुझे नाटक करना है, या पहला नाटक कौन था और कहाँ पे, ये जानना चाहिए। ठाना क्या, हम तो इलाहाबाद, यहाँ लखनऊ से जो है 10th स्टैंडर्ड पास करके हाई स्कूल के बाद इलाहाबाद चले गए थे, और वहाँ जाने का मतलब भी था कि वहाँ से फिर इंटर और ग्रेजुएशन करेंगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे। इलाहाबाद जाने का मकसद ही था कि कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे, पढ़ाई लिखाई पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो जब वहाँ पहुँच गए तो इंटरमीडिएट पढ़े वहाँ GIC इलाहाबाद से। कुछ चीज़ें आपके अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ रहती हैं, जैसे मैं गाने का बड़ा शौकीन था, और कुछ भगवान की कृपा से गा भी लेता था, तो फिल्मी गाने ये सब वो सब जो भी है। तो मेरा दोस्त वो था, उसने कहा यार चलो एक नाटक होता है वहाँ पे, हिंदुस्तानी एकेडमी में रिहर्सल चलती है वहाँ पे, तो चलो यार हम लोग भी कुछ किया जाए, नाटक वाटक किया जाए जो है। तो हमने कहा चलो चलो नाटक में ही काम किया जाएगा। गए वहाँ पे, तो उन दिनों जो है इलाहाबाद आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो कि बहुत ही जबरदस्त संस्था अपने टाइम में, और हाँ 3As जिसको जो है बड़े बड़े नाम उसमें, सरन बली श्रीवास्तव जी, सरन दा, BK मालविया, बालकृष्ण मालविया जी। तो उस समय घासीराम कोतवाल की रिहर्सल चल रही थी। हाँ, और बड़ा प्ले घासीराम। तो हम लोग कहाँ, कौन विजय तेंदुलकर, कौन घासीराम कोतवाल, ये सब भाई ये है कि नाटक में काम करना है यार। चले गए तो उसमें घासीराम कोतवाल में शुरू हो गया, तो वहां से बस धीरे धीरे ये सिलसिला कि शाम के 1.5-2 घंटे 3 घंटे जो है वहां से घर से मतलब स्कूल से आए घर, रिहर्सल में जाना शुरू हुआ, और घासीराम कोतवाल नाटक किया। वही क्राउड में वो फल वाला जो कि फल में आप पा फल, तो वो वाला रोल हम लोगों ने किया, क्राउड वाला सीन। तो वहां से फिर मेरी एक, और फिर हमको पता नहीं क्या जो है होने लगा कि नहीं यार अब ये काम किया जाए यार, जिसमें कम से कम 10 लोग देखते हैं और अच्छा होता है, तो मतलब लोग ताली, लाइव आर्ट, लाइव इंटरेक्शन जो होता है वो एक चीज बड़ी अपीलिंग होती है कि आप वो काम कर रहे हो। और धीरे धीरे फिर हमने मतलब ये कहा यार अब एक्टर है बनना है, छोड़ो अब ये नौकरी वोकरी छोड़ो, अब एक्टर बनना है। तब वहां से एक इलाहाबाद में तो जान ही रहे हो, वो सुरेंद्र सिंह एक हैं, सुरेंद्र सिंह जो है, जो एक्टिंग में, उनको भी बम्बई में शॉर्ट प्लेस में किसी में कुछ अवार्ड वगैरह मिला था, बड़ा अच्छा। तो मेरी मुलाकात हुई, तो उनके साथ भी फिर हम लोगों ने नाटक शुरू किया। तो फिर वो क्या कहते हैं, ये तेंदुलकर जी का एक नाटक वो गिद्ध, वो भी शुरू किया गया। फिर छोटे छोटे प्ले शुरू किए। 2 साल हम लोग यहाँ से शॉर्ट प्ले कंपटीशन में बम्बई भी गए। अच्छा, यहाँ मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि ये तो आपने ठाना, आपकी शाम गुजरने लगी, आपने घासीराम कोतवाल में काम किया, फिर आपने गिद्ध में काम किया, फिर लेकिन ये करते हुए जब घर वालों को इस बात का पता चला, तो वो पहली प्रतिक्रिया क्या थी, वो जानना है। पहली प्रतिक्रिया ये थी कि हम तो वहां रहते थे चाचा के यहाँ, तो अब वो शाम को जब जाने लगे तो अच्छा साइकिल से हम लोग चल देते थे। तो धीरे धीरे और दोस्ती होने लगी, और भी तमाम दोस्त यार उसमें मिल गए,
वो भी सब अपना, तो शाम को फिर वहाँ रिहर्सल खत्म हुई, फिर वहीं से चले गए हनुमान मंदिर, फिर थोड़ा एक आध चक्कर सिविल लाइन घूमते हुए फिर घर। तो ये हुआ कि भाई 2-3 घंटे ही जाते हैं, तो मतलब अब कहाँ जाते हैं, तो वो रिहर्सल जा रहे हैं भैया, ये तो काहे की रिहर्सल, नाटक, तो वही पता लगा, तो चाची कहीं ना कहीं ये कहा नाटक वाटक कौन जो है कौन ज्वाइन कर नाटक वाटक। फिर हुआ कि अरे पढ़ाई भी तो कर रहे हैं, अच्छा मैं पढ़ने में तेज था, फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन, फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। फिर यूनिवर्सिटी के टाइम से मेरा जो है ज्यादा टाइम जो है कि यार बस नाटक करना, ये करना और एक्टर बनना, ये करना, बस इसी में मेरा दिमाग। फिर धीरे धीरे मेरा ज्यादा टाइम जो है रिहर्सल्स में, उनमें, फिर उस ग्रुप में अलग अलग जगह, फिर परफॉर्मेंस देखना, हम लोग को नाटक देखने जाएं, संगीत समिति में उस दौरान ज्यादा नाटक होते थे, कोरल क्लब में नाटक होते थे। तब धीरे धीरे वहाँ दायरा जब और लोगों, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि उस वक्त जो है वो ड्रामा डिपार्टमेंट वाला बंद था, तो एक जो ग्रेजुएशन के साथ ही एक अलग लैंग्वेज या किसी और सब्जेक्ट में एक डिप्लोमा वगैरह नहीं होता, ग्रेजुएशन भी कर रहे हो और 2 साल का ग्रेजुएशन होता था हम लोगों के टाइम, तो उसी में आप किसी और में भी डिप्लोमा, तो हम लोगों ने वोकल म्यूजिक में वहां पे डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, म्यूजिक डिपार्टमेंट में। हम और मेरा एक दोस्त है और एक और दोस्त, 2-3 इलाहाबाद के, तो तीनों लोग जो है हम लोग वोकल म्यूजिक में, लाइट म्यूजिक में, तो 2 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ वो गायन भी हम लोग सीखते रहे, और उसका तो पूरा कल्चरल एक्टिविटी वहां भी फिर डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो वो 2-4-6 ऐसे दोस्त होते थे जो गाने बजाने वाले, पढ़ने में भी तेज थे सब, और गाने बजाना का, और कॉन्गो बंगो एक दोस्त, वो सब मार, वो सब, तो गाना बजाना चलता था, कल्चरल एक्टिविटी वहां भी बनी रहती थी। जी जी। क्योंकि मैं उस पीरियड को उस तरह से जाकर, अगर एक अतीत में जाकर मैं देखूं, तो जैसे हम सब लोग एक मिडिल क्लास के लोग कहलाएंगे, और उस समय रोटी कपड़ा मकान के अलावा एक चीज जो हम युवाओं में बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के थी, वो फिल्म का असर था। वो जमाना फिल्मों का बहुत ज्यादा असर था, जो हाउसफुल हो जाते थे सारे शोज, और पहला शो देखने की एक मारा मारी होती थी, वहां टिकट की विंडो पे पहले सुबह से जाके लाइन लगा देना। तो वो फिल्मों का भी कोई असर था बतौर अभिनेता बनने का, या सिर्फ नाटकों से रुझान बना आपका? नाटकों से तो रुझान बना, देखिए मैंने कहा ना, नाटकों में तो एक, अच्छा उस वक्त भी जब पहली बार भी नाटक में किया, तो मुझे ये ऐसा नहीं था कि मुझको कोई ऐसा रोल मिले, क्योंकि हमको तो कुछ मालूम ही नहीं। ये है क्योंकि हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं, तो भाषा और ये सब का तो एक शुरुआत से ही आपका जो है कि हमारी भाषा कैसी है, हमारी बोली कैसी है, तो उसमें छोटे से रोल से भी शुरुआत हुई। लेकिन जो सिनेमा का बताया, तो जब एक्टर बनने की चाह है, तो सिनेमा एक मीडियम है, तो हमारी भी ख्वाहिश क्यों नहीं भाई। उस दौरान जो अमिताभ बच्चन अपने टाइम के, तो हम लोग, और इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो हम भी अमिताभ बच्चन के फैन थे जबरदस्त। कोई ऐसी फिल्म नहीं अमिताभ बच्चन की जो हम लोग ना देखते हो। अब बराबर जो है, जब हो कम से कम 10-10, 15, 20-20 दिन हम लोग फिल्में देखने, और सारे 4-5-6 दोस्त थे जो हमेशा, और कोई हॉल ऐसा नहीं, चंदलोक तो बहुत बाद में बना इलाहाबाद का, हर रूपबानी है, ये है, वो है, पायल, झनकार, गौतम, फलाना, सब में, और जो फिल्म रिलीज होती थी वो फिल्म जो है बस देखने चलना भाई। सारी साइकिल उड़ गई भाई लोगों की, चल दिए, और सब पढ़ने वाले, और सब जो है कल्चरल माइंड वाले, जैसे हमारे दो राकेश शंकर DIG हैं, और तमाम जो इलाहाबाद में अलग अलग जगह पे, तो फिल्मों का तो असर था, जरूर था, बिल्कुल था। तो ईमानदारी से कहूँगा, क्यों नहीं, अगर मैं भी फिल्म एक्टर ही बनना चाहता था, तो ग्रेजुएशन शुरू हुआ, बाद में आया कि भाई कोई एक ट्रेनिंग का दौर, जब वहीं से लोकली। हाँ, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि जैसे कि ये तो आप एमेच्योर थिएटर में काम करते रहे, इलाहाबाद की संस्थाओं के साथ अलग अलग नाटकों में अभिनय करते रहे, लेकिन ट्रेनिंग लेने का, एक विधिवत नाट्य कला में डिप्लोमा लेने का ये इरादा या ये विचार किसी के मार्फत आया, या आपने कहीं पढ़ा लिखा उससे जाना, कैसे ये तय किया कि नहीं अब मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए? हाँ, वो वैसे ही आया, क्यों, जब कला दर्पण सुरेंद्र सिंह जी के साथ हम लोग नाटक शुरू, मतलब उनसे जुड़ाव रहा, तो CMP डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में ही हम लोग रिहर्सल करते थे। हाँ, तो सुरेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनका थोड़ा पॉलिटिकल वो भी था ना, वो छात्र नेता वगैरह भी थे, तो CMP डिग्री कॉलेज, तो ये मंजुल किशोर वर्मा,
जो एनएसडी से पास। एनएसडी से, हाँ, इलाहाबाद का है, मंजुल किशोर वर्मा। तो मंजुल किशोर वर्मा फर्स्ट ईयर पास करके, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ एनएसडी में, तो जब भी मेरे ख्याल से 81 वगैरह, तो वो रिहर्सल में आता जाता रहता था। तो मुलाकात हुई, दोस्ती यारी और वो सब जो है, तो उस दौरान बातचीत होते हुए तो उसका वो बराबर उसका होता था कि राकेश अगर देख यार एक्टरी की बात है तो फिर एक ट्रेनिंग कर, तो वो बात करता था कि बीएनए है, एनएसडी है, तुम्हारा जैसा मन हो तो वो। फिर तब तक मेरा क्योंकि ग्रेजुएशन भी चल रहा था, तो हमारा ये था कि हम ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करेंगे पहले। क्योंकि इलाहाबाद में भी उस जमाने में भी आप देखें तो राम कपूर जी, हाँ, सीनियर, हाँ, एनएसडी से पास आउट थे उस जमाने में। हाँ, और नंदिता जी एक थी, वो एनएसडी पास आउट थी। तो मतलब उस जमाने में भी इलाहाबाद में उस तरह की एक मतलब चीजें थी कि मतलब लोग वहां से निकल के विधिवत ट्रेनिंग ले रहे थे उस वक्त में। तो वो अवेयर थे, उनको ये था कि भाई हम नाट्य विधा में हमको ट्रेनिंग लेनी है और नाटक करना हो, चाहे जो भी करना हो। तो जो जाने वाले जो भी यंग जनरेशन लड़के होते तो उनको पता रहता था ना कि यार चलो यार राम कपूर जी से बात करो, वो बताएंगे गुरु आगे की कैसी। अब जो है हम लोग तो यहाँ नाटक कर रहे हैं तो वो तो बताएंगे। वैसे तो मंजुल से हमारी एक दोस्ती हुई, मुलाकात, तो उसमें तो तब तक ये 83 आया, 81, 82, धीरे धीरे और नाटक करते रहे, शॉर्ट प्लेस किए। फिर 83 में जो है, तब हम वहाँ से, जब हम एमए प्रीवियस में थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उसी समय मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब लखनऊ मेरा घर था, हमने कहा लखनऊ भारतीय नाट्य अकेडमी ज्वाइन करेंगे। मुझे कभी मेरे दिमाग में एक रत्ती नहीं आया कि एनएसडी जाऊं, दिल्ली जाऊं, कोई कुछ नहीं। हमने कहा लखनऊ चलेंगे, बीएनए वहीं ज्वाइन करेंगे। तो मतलब चाचा के घर में एमेचर थिएटर करते रहे, हाँ, और पिता के घर में आपने आके विधिवत ट्रेनिंग ले ली। तो इलाहाबाद से लखनऊ तक की ये यात्रा थी। लेकिन बीच में एक और जानकारी मुझे चाहिए, क्योंकि वो युवावस्था थी आपकी जो बिल्कुल तरंगे होती हैं आदमी। आपने ये तो बता दिया कि अमिताभ बच्चन का मुझ पे बहुत प्रभाव था। बिल्कुल, लेकिन मतलब वो तो नायक थे। हाँ, नायक लेकिन नायिका कौन थी? आपकी पसंदीदा कोई उस वक्त की कौन नायिका? उस वक्त की नायिका में तो जाहिर बात है रेखा जो है, रेखा अमिताभ बच्चन। और हम लोगों का जो दौर, जो हम लोगों की जो एज थी उस वक्त इलाहाबाद में, जिस वक्त, तो वो 16, 17, 18, 19 ये वाली एज थी ना, बिल्कुल यंग वाली। हाँ, तो उस दौरान में जो है तो रेखा और अमिताभ बच्चन, तो इसकी तमाम फिल्में आई जिसमें सभी फैन। और आज की डेट में भी अगर देखें, जो अगर सेंस है थिएटर और सिनेमा को लेके, तो रेखा अपने आप में जबरदस्त, और उन लोगों की जुगल जोड़ी उस तरह कामयाब जोड़ी थी। और रेखा है, और फिर पुरानी फिल्में देखना शुरू कर दिया। फिल्मों का तो शुरू से शौक था मुझे, फिल्में हमें शुरू से ही देखने का। इलाहाबाद में चूंकि जब जो बताया कि हीरोइनों में तो रेखा उस दौर में, उस समय की तमाम हीरोइनें हैं। तो फिर आप लखनऊ आ गए। और लखनऊ में आपने भारतीय नाट्य अकादमी में एडमिशन के लिए, हाँ, एडमिशन 1983 में, हाँ, गए, वो एडमिशन हुआ हम लोगों का 83 में ही। उस वक्त जो है ये अगस्त में कुछ सेशन लेट था, तो 10 लोगों का हम लोगों का हुआ एडमिशन। हो मतलब वो हुआ जो भी प्रोसेस था उस वक्त। इंटरव्यू के टाइम केमू सर भी थे वहाँ बैठे। अच्छा। हाँ, टीचर थे वहाँ पे, रविशंकर। हाँ, तो उन्होंने भी पूछा, तो जब उन्होंने पूछा और क्या किया है, क्या करो, तो मैंने कहा इलाहाबाद में नाटक करते थे, वहाँ किया है, और सब 3As में किया। ये कौन कौन सा प्ले किया? उन्होंने कहा घासीराम कोतवाल किया, जो है क्या किया, अच्छा कुछ। तो उसका एक कोई गाना था जो है वो, हमारे नाना जी का भी कहीं गाना सुनाओ। तो मैंने वही 3As, जो वो वाली धुन जो है हम लोगों ने इलाहाबाद में गाई थी, वही उनको सुनाई, और थोड़ा मूवमेंट के साथ जो है। तो ये केमू साहब ने मुझसे पूछा था, और बताओ, सिलेक्शन हो गया तो फिर ज्वाइनिंग हो गई। सितंबर से हम लोगों का सेशन शुरू हुआ था, 1 सितंबर से, ऐसे 1-1.5 महीने लेट था उस वक्त। तो उस समय के निदेशक श्री राजबिसारिया जी थे भारतीय नाट्य अकादमी में, तो उनका तो एक अलग ऑरा रहा है नाटक की दुनिया में भी, वैसे भी एक रंगमनीषी के नाते। तो उनका जब सानिध्य आपको मिला, तो त्वरित कोई ऐसा प्रभाव उनका आप तक पहुंचा, या उनके बारे में आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, वो अब हम लोग अब जब ज्वाइन किए तो वहाँ पे महानगर में एकेडमी थी, माउंट कार्मेल के बगल में एक बंगले में,
उसी में 3-4 कमरे थे, उसी में एकेडमी। तो पहले तो 1 महीने राज साहब से इसलिए नहीं मुलाकात हुई कि जैसे ही बीएनए ज्वाइन किया तो हम लोगों के प्रवीर गुहा जी आए उस वक्त, और वो एक वर्कशॉप वहीं पे कुकरेल में शुरू हो गई। तो जिससे अब सब लोग सीधे कुकरेल जाने लगे, घर से कुकरेल, कुकरेल से घर। एकेडमी वगैरह आने का कोई 1 महीने की वर्कशॉप, उसके बाद वर्कशॉप वगैरह हो गई। जब खत्म, उसके बाद जब फिर हम लोग बीएन, तब धीरे धीरे जो है भाटिया सर, राज बिसारिया सर, तो राज साहब का तो एम्बेसडर गाड़ी से आते थे, तो धीरे धीरे 1-2 दिन में हमने कहा यार बहुत अजीब आदमी है यार, एकदम अंग्रेजी वाले हैं ये, स्टाइलिश आदमी, ऐसे ही मानने शुरू। और एकदम आते थे बिल्कुल एम्बेसडर गाड़ी, और पोर्टिको में गाड़ी खड़ी हुई तो हमारे साथ और हमारे बैचमेट जैसे चंदू इलाहाबाद वाले और अनुपम श्याम, इनसे तो हम लोगों में तो थोड़ा एक इलाहाबादी वाला होता, तो हम लोग सेटे वेटे ना कि कौन, ठीक है यार सम डायरेक्टर हैं, ठीक है, क्या जो है मतलब इतना वो। लेकिन धीरे धीरे देखा ये तो यार पूरे अंग्रेज आदमी है यार, ये डिसिप्लिन, वो ये वो। बाहर जो है अगर लंच के टाइम से हम लोग आते रहते थे, ये होता पीछे अगर अंदर घुस कर हॉर्न बजता था उनका, तो हॉर्न बज गया मतलब अकादमी में सब राइट टाइम, रासर आ गए, रासाब आ गए। वो टक टुक चलते चलते अपने रूम तक जब तक वो पहुंचे, पूरा एकेडमी शांत, जो जहां अपने काम में जहां है बस वहां रहे। धीरे धीरे फिर जो है क्लासेज हुई, बातचीत और तरीके, तो कुछ उनका भी थोड़ा जो तेवर और कुछ मेरा भी कुछ, तो वो कुछ वो चीज़ें मैच करती गई। गुरु हैं हमारे, तमाम चीज़ें सीखी समझी, तो वो, और वो आज भी वैसे ही वो आपको कौन सा विषय पढ़ाते थे? वेस्टर्न ड्रामा और पढ़ाते थे, और उस वक्त जो है जो शेक्सपियर के प्लेज वगैरह के, वेस्टर्न ड्रामा मेन उनका जो है। हाँ, और डायरेक्शन आपके साथ प्ले भी किए थे? प्ले भी हम लोगों ने किया था। प्ले उनके साथ हम लोगों ने किया जब हम लोग 2nd ईयर में पहुंचे। अच्छा। 1st ईयर में तो जो है उनके साथ नहीं मौका मिला, वो कोई प्रोडक्शन भी नहीं किया। 2nd ईयर में जब करीब करीब लास्ट टर्म में जो है, उसमें उन्होंने चेखव के 3 प्ले शुरू किए, जुबली, प्रपोजल और बियर। वो शॉर्ट प्ले, हाँ शॉर्ट प्लेस तीनों, लेकिन तीनों एक साथ जिसमें जुबली में हम मेन रोल कर रहे थे, प्रपोजल पैगाम जिसमें मीना, ये रमा, मुकेश नैथानी, और बियर में भालू, चित्रा मोहन और चंद्रमोहन, चित्रा और चंदू। तो ये तीनों, और तीनों की जबरदस्त रिहर्सल चलती थी 3 प्लेस की। तो उसमें 2 में मैंने किया, तो जुबली और प्रपोजल में मैंने काम किया। कर तो एक ही में रहे थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो एक्टर नहीं काम कर, कुछ तबीयत खराब हो गई मुकेश सक्सेना की, तो वो भी प्ले मुझे ही करना पड़ा। तो जैसे कि एक लंबा वक्त आपने, मतलब भारतीय नाट्य अकादमी से निकलने के बाद भी लखनऊ में रहते हुए अकादमी की पूरे उत्थान को आपने देखा है, उस जमाने से लेके आज तक। आज इस जमाने में बैठकर जब आप पीछे पलट के देखते हैं अकादमी की आज जो संरचना है और उस वक्त की जो थी स्थितियां, दोनों में कोई बड़ा अंतर शैक्षणिक व्यवस्था को लेके, छात्रों को लेकर, मतलब आपकी अपनी कोई एक मीमांसा है? अंतर तो सभी जगह होता है, वो तो देखिए एकेडमीज हैं ये और इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब जगह का होता है। अब ऐसे कहें जैसे कि अब हम लोगों के टाइम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी वो आज नहीं है। वो तो परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन है, तो इमोशन होता है क्योंकि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। बिल्कुल। धीरे धीरे आप शिक्षा में, टीचिंग में, सब में बदलाव, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद भी गिरावट पे आ गई। वैसे ही कोई भी संस्थान है, कोई भी एकेडमी है, तो अब हम अगर तुलनात्मक उसमें देखें तो हम तो सीमित संसाधनों में थे। हम लोग 2 साल का जो वक्त हम लोगों ने गुजारा वो 3-4 कमरे, बस वही महानगर में 3-4 का कमरा, और उसी में रिहर्सल, उसी में क्लासेस, उसी में सब वो सब होता था। ना उतना बजट था, ना अपनी ना उतना बजट था, ये था स्थान, ना तो ऐसा कोई, तो कहीं न कहीं ये दिखता था ना, एक कमिटमेंट था। और बिसारिया सर का वो उनको भी देखता था कि वो एकेडमी भी, फिर वो शासन भी,
बातचीत करना, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को लेके क्या करना है, बजट को लेके, वो उनकी एक स्ट्रगल, उनका एक जुनून था। देखिए जो मेरा अपना, उनका एक जुनून था। भारतीय नाट्य अकेडमी एक नाट्य विधा से संबंधित एक संस्थान की स्थापना जो उन्होंने एक करी, नगर जिसकी भी मतलब सबकी सोच में रहा, सबकी मिलीजुली सोच से, लेकिन एक चीज स्थापित हुई इस तरह की उत्तर प्रदेश में, जबकि कोई ऐसा संस्थान उसमें नहीं सबसे था। बड़ा श्रेय मैं राज बिसारिया जी को इसलिए दूंगा क्योंकि एक्टिवली उनकी अगर उनको मान मिला तो असम्मान भी उनको मिला। जी जी जी। उनका एक जुनून था एक थिएटर आर्ट्स की एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करना। नहीं तो इसमें असम्मान वाली बात जो आप कह रहे हैं वो किस लिए पैदा हुई? एक आदमी अगर अपनी कोशिशों से एक नई चीज, जहां पे मतलब कोई रंग संस्कृति नहीं है उत्तर प्रदेश के पास, अगर हम आज की बात नहीं कर रहा हूं, उस जमाने की बात कर रहा हूं, ऐसे में अगर एक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से एक ऐसे संस्थान की नींव डालता है तो उसमें उनका अपमान या उनके बारे में इस तरह की बातें क्यों पैदा हुई थी, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं? हाँ, स्वाभाविक है उसका जो है, कोई नई चीज आप जब आप कोई जो एक चीज, नाटक जैसे अमेच्योर थिएटर हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरीके से समझते हैं ना। हमने इलाहाबाद से शुरू किया संस्था, और आज मैं ये कह सकता हूं कि उस वक्त का जो है एमेच्योर थिएटर जिसको कहा जाता है वो कहीं ज्यादा सशक्त था। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। वो जो भी कमिटेड लोग थे जी, जो वो काम करते थे, वो कहीं न कहीं एम्प्लॉइज थे, बिल्कुल वर्क, और कुछ घंटे हम लोग 3 घंटे 4 घंटे मिलजुल के एक नाटक तैयार करते थे। उनकी क्या सोच थी, क्या उनकी शैली थी, क्या उनकी स्टडी थी, और सारे रंग प्रयोग एमेच्योर थिएटर में ही है। वो सारे रंग प्रयोग उन्होंने किए, और क्या साधन, कितनी लाइट, क्या कोई कुछ नहीं, ना कोई ड्रामा, ना कोई, सीधे एक्टर बेस और जो भी कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, संसाधनों में। और इलाहाबाद का तो बहुत बड़ा नाम, और इलाहाबाद का बहुत रिच हो रहा है थिएटर। मतलब अगर हिंदी रंगमंच की बात करें तो एमेच्योर थिएटर में इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर सदब्रत सिन्हा जी जो है जी, और हमारे वो बंगाली दादा सुकेश सान्याल जी थे, और ऐसे तमाम लोग उस वक्त के। तो एक रिच कल्चर जिसको मैच्योर थिएटर का कहें। जी जी। 3S से मैं इसलिए मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं उससे, मेरा शुरुआत उसी 3S से हुई, जो संस्था में एक से एक प्रोफेसर्स लोग और सजग लोग इलाहाबाद के जुड़े हुए, जिनका एक सोच में कि हम एक सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से समाज में नाटकों के माध्यम से चीजों को प्रस्तुति करते रहे। हम तो अपनी बातचीत में लखनऊ से फिर लौट गए संगम आपको खींच रहा है बार-बार, लेकिन मैं वापस अगर आऊं अकादमी के प्रांगण में आकर खड़ा होकर, हाँ, वो बदलाव वाली जो बात कर रहे थे, बदलाव वाली बात के अलावा एक बात मुझे कौंधी है कि राज बिसारिया जी का एक डर भी था, छात्रों तक एक डर था। ये कितना उचित है, अनुचित है, था या नहीं था, इस बारे में आपकी कोई टिप्पणी? छात्रों के अंदर डर, एक रिगार्ड होता है, क्योंकि देखिए वो नहीं, वो इसलिए मैं उसकी पड़ताल करना चाह रहा हूं आपसे, उसकी सनद लेना चाहता हूं, क्योंकि अब के हालात में मुझे वो जो रिगार्ड कहें, रिस्पेक्ट कहें, आदर कहें, गुरु की श्रेष्ठता कहें, वो एक कहीं भय मिश्रित तो था, लेकिन वो भय, वो फियर इस बात का नहीं कोई बाघ है जो आपको खा जाएगा, या कोई ऐसा टेरर है कि मतलब आतंक नहीं है, वो कोई हिटलरबाजी नहीं है, लेकिन एक गुरु और छात्र के बीच का जो एक वहाँ एक संतुलन भी है, एक फासला भी है, एक दूरी भी है, और एक कहीं स्वजनित भय भी है। तो उसका होना कितना अनिवार्य है या नहीं होना, ये इसके बारे में आपकी क्या? क्योंकि आज के दिनों में वो छात्रों में मैं वो ये जो रिस्पेक्ट की भी एक जो अगर भय कहें या एक आदर सम्मान का भी भय कहें, वो दिखता नहीं है। भय भी नहीं कहेंगे, एक रिस्पेक्ट से वो चीज आती है, थोड़ा वो कि एक जो सम्मान देना, जैसे गुरु हैं हमारे, हम लोग स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते थे, तो अगर कोई, अरे यार वो आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, अरे सर आ रहे हैं, मान लीजिए सिगरेट पी रहे हैं, अरे वो सर आ रहे हैं, अवॉइड करना। जैसे कि राज बिसारिया जी का एक डिसिप्लिन है, देखिए वो अनुशासन की बात करते थे कि अनुशासन जो है वही आपको बनाता है। तो मतलब हमने वो अनुशासन कहीं खोया है, जरूर खोया है, कहीं न कहीं जरूर खोया है। और बिसारिया सर की बात हो रही है तो वो हमारे टीचर थे, उनको नॉलेज थी उतना, उस लेवल पे क्वेश्चंस के
जो हमारे जो है सवाल हैं जी तो उनका वो तर्कपूर्ण ढंग से, जब कोई वो टालने वाली बात नहीं होती थी। जितने भी आपके सवाल हैं अगर, तो हम अगर उस 2 साल ट्रेनिंग की बात करें, बाद में हमारे भी सवाल 20 साल बाद मैच्योर वाले हो सकते हैं, जी लेकिन ट्रेनिंग के दौरान के जो सवाल हैं उसमें वो पूरे आपको आंसर देने में पूरे पारंगत थे। और आज भी अगर ये माने तो उन जैसा कोई टीचर इस समय हमारे देश में नहीं, हमें नहीं दिखता है फिलहाल। टीचर जहाँ तक टीचर की बात है, थिएटर में वो एक नहीं है, एक बेस्ट टीचर जिसको मैं मानूंगा। और अपनी हर टीचर की अपनी शैली होती है, वो उनकी अपनी शैली है। अब उनको आप उनके पहनावे से, उनके चलने फिरने यार वो अपनी एक व्यक्तिगत शैली है आदमी की। वो हर आदमी अपनी एक शैली कैरी करके चलता है सोसाइटी में, वही उसकी पहचान भी होती है। जैसे कि ये जो हम बदलाव की बात कर रहे हैं, समय एक अलग अपना मुकाम लेके चलता है, तो आजकल देखें तो जैसे अभिनेता बनने की एक होड़ सी लगी है। आपने भी अभिनेता बनना चाहा, लेकिन उसका ग्रेजुअली एक ग्रोथ लेके आप चले, प्रोसेस से, हाँ। मतलब एक प्रोसेस से गुजर के आए, आपने ट्रेनिंग ली, एमेच्योर थिएटर किया, फिर एक पुख्तगी आई और फिर आपने धीरे धीरे अपने आप को ऐसे ग्रोथ दिया, एक सही मतलब प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत। लेकिन आज हर मतलब युवाओं में ये एक तरह से ग्लैमर कहें या हर आदमी अभिनेता बनने की होड़ में लगा हुआ है। वो चाहे उसने उस तरह की कोई कवायद की हो, कोई ट्रेनिंग लिया हो, कोई अनुभव है या नहीं है, मुंबई जाने की एक ना प्रथा सी चल रही है। तो इसको लेकर आप हमारे युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, या ग्लैमर से कितना अंधा होके भाग निकलना चाहिए? एक तो ये कहेंगे कि जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं तो एक ये मान के चलते हैं कि हम इसी फील्ड में अपना करियर भी बनाएंगे। जैसे हम और आपका मिशन रहता है एक्टर की, आपने बात की, ज़्यादातर लोग एक्टर ही की बात कर रहे हैं कि हम एक्टर बनेंगे। हम भी सोचते हैं यार कि तमाम और भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई हैं, अब तो एक्टर क्या, आप हर फील्ड में ओपन है। तमाम फिल्म में भी अगर आप काम करना चाहें तो बहुत काम है। थिएटर में भी, कल जब एमेच्योर थिएटर की बात की, आज तो है ग्रांट्स मिल रही हैं, तो तमाम तो ग्रांट गुरु भी हैं आज के। ग्रांटों से ही उनके खूब बड़े रंगकर्मी हो गए हैं, वो ग्रांट ले लेके अच्छे अच्छे नाटक करके बड़े बड़े। तो आज जो है, जो एक एक्टर में जो चाह है अगर सिनेमा की और उसकी, तो पहली तो एक्टर को अपने लेवल पे तो तैयारी करनी ही होगी, जरूरी है। हम मैक्सिमम देखते हैं कि वॉइस थ्रो है, स्पीच है, डिक्शन है, इस पे काम ही नहीं। यार आप काम ही नहीं करना चाहोगे तो वो कहाँ निकलेगा। थिएटर में भी आपका प्रोजेक्शन बहुत कम मैं देखता हूँ कि प्रोजेक्शन हम लोग सीखते हैं ना कि आप ऐसी बोलें आवाज से कि जो पीछे बैठे हुए आदमी को आखिरी पंक्ति सुनाई दे, आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी सुने, और सुने ही नहीं, वो समझे कि क्या बोल रहे हैं आप। वो शब्द भी स्पष्ट रूप से ही उसके कानों तक पहुंचना होगा। तो वो तैयारी है एक्टर की। देखिए लैक करते हैं वो, मैं और थिएटर इंस्टीट्यूट में तो ज्यादा मैं देख रहा हूँ वो नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। वो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ये पर्सनल वो है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप जो साउंड की बात, हम ध्वनियों की बात करते हैं, शब्द अगर बोल रहे हैं तो ध्वनि से संबंधित है। एक्टर की बात करूंगा केवल, तो एक्टर को अगर आप रियाज नहीं करोगे, जो राज साहब कहते थे कि संगीत वाला भी रियाज करता है, बजाने वाला, गाने वाला, ये सब रियाज कर रहे हैं, खेल खिलाड़ी सब रियाज, वो तो अनिवार्य है भाई। लेकिन एक्टर परफॉर्मिंग आर्ट में है तो परफॉर्मिंग आर्ट में, लेकिन हम एक्टर लैक करते हैं ये सही में कि हम क्या रियाज कर पाते हैं यार। तो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये मतलब शिक्षकों की कोई कमतरी है, या छात्र इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सपने सबके बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े हो गए हैं सबसे बड़ी बात। और प्रशिक्षकों की बात ही नहीं है, उनके अंदर ही धीरज नहीं है। वो तो भाई जब आप 2 साल के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं तो 2 साल तो कंप्लीट कर लो मेरे भाई। फिर आप सिनेमा करो, ये करो, फलाना करो, एक्टिंग करो, कॉस्ट्यूम करो, म्यूजिक दो, सारी फील्ड ओपन है। मैं तो कहता हूँ आप जो करना चाहो यार, सब विधाएं हैं और सब में भरपूर आप करो, मन से करो। लेकिन आप में पेशेंस ही नहीं है।
यहाँ लखनऊ में देखता हूँ 1-2 नाटक कर लिया, वो अभी बगल ही से आपको नमस्ते करना भूल जाता है वो एक्टर यार। मैं कहता हूँ अबे यार अभी तो कल तक ठीक था, अभी कल इसको 4 ताली मिली यार। तो वो रंग ऐसे- बदल गया। वो ऐसे जो करता था वो नमस्ते सर ऐसे करने लगा जो है हाथ भी। तो उनका अपना संस्कार है, अपने तौर पे। और कोई देखिए आप ये कुछ भी कितना भी कर लो, सर्वाइव वही करेगा जो अच्छा एक्टर होगा। कम से कम बोलने का तरीका तो आपको मालूम है, सांस लेने का तरीका तो मालूम है। आप सिनेमा करो, थिएटर करो, जो भी करो, सर्वाइव तभी करोगे। बाकी वो लक और वो तो है ही है, खैर ठीक है, माया या लक है तो वो भी नहीं। और ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाना, चाहे हो जितना जाना, मतलब यहाँ हो जाना, कोई दुराव छुपाव तो हो ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कहीं के कुछ हो, कितने बड़े 30 मार खाओ, लेकिन यहाँ तो सब आपका दिख जाना है कितने बड़े आप अभिनेता हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। वो बीच की कोई बात नहीं है नहीं हो उसमें। फिर आप अपना सेल्फ क्लेम्ड जो है मतलब वो बनाए रखिए, स्वयंभू बने रहिए अपना जो है, हम ही हैं। ट्रेनिंग पढ़ाने में टीचरों की भी बात अगर कहें, हम लोगों के टाइम टीचर थे भाटिया सर, केमू सर, 2 ही टीचर थे। और भी बीच में विजिटिंग आते रहते थे। अमजद साहब थे, हम लोगों को उर्दू पढ़ाते थे, अमजद साहब थे, डिक्शन की भी बात करते थे। और विजिटिंग टीचर्स आते रहते थे सब वो क्लासेस। तो उन्हीं से 2 ही 3 टीचर से न हम उतना जो है कोई ऐसा बजट था बीएनए का, न कोई ऐसा वो कि आप बहुत तमाम बाहर के किसी को बुला के, और न कोई ऐसी डिमांड। मेरा ये मानना कि हम जब यहाँ पे आए हैं तो हमारा जो टीचर है अगर वो हमारे सवालों में अपने जवाब दे रहा है तो ये हम नहीं अपेक्षा करेंगे हम किसी तीसरे टीचर से उसकी तुलना करके कि नहीं उनको बुलाओ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए वो बेस्ट है, कम से कम मुझसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस है। अब वो जो मुझको बता रहे हैं अगर बिल्कुल अनुभव तो है, उतने अनुभव ही तो साझा है, कर रहा है ना आदमी। और उतने ही दायरे में अगर जी हम एज एन एक्टर काम कर रहे हैं तो वो जो मेरी क्वेरीज, वो उनके सवालों के जवाब उनके पास हैं। हम वेस्टर्न ड्रामा पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, कॉस्ट्यूम मेकअप की बात कर रहे हैं, वो उसमें सक्षम है कि हमारे क्वेश्चंस को आंसर देने में इनफ वो टीचर है। बाकी आपकी हमारी अपनी स्टडी है। किताबें तो हम जिंदगी भर पढ़ेंगे, डायरेक्शन की भी किताब पढ़ो, मेकअप की किताब पढ़ो, स्टाइलिस्ट की पढ़ो, पढ़ने का आप कोई पढ़ो, अंत थोड़ी है। अपने को जो है मजबूत बनाओ, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे। सीखने की प्रक्रिया तो चलती रहती है। और परफॉर्मिंग आर्ट परफॉर्मेंस बेस है, तो परफॉर्मेंस करके ही तो हम उसको अपने जो सीखा है उसको दिखा सकते हैं दर्शक को। परफॉर्मेंस ही काउंट करेगी। हम बहुत ही मतलब बुनियादी रंगमंच की और बहुत ही तनकीदी बातें कर रहे हैं काफी देर से। मैं एक बहुत ही आपसे निजी प्रश्न करना चाहूंगा। नहीं घबराइए नहीं कि बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं, मतलब उसकी भी एक मर्यादा है। मतलब मैं प्रश्नकर्ता बन के बैठा हूँ, साक्षात्कार ले रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन कर जाऊंगा। बिल्कुल मैं मर्यादित उसमें रहूंगा। बिल्कुल। जैसे कि अमूमन होता है ना कि नाटक की दुनिया में शुमार हो जाना या नाटक नौटंकी के खेल में शामिल हो जाना, तो उसी दरमियान आपकी शादी भी हुई होगी, परिवार भी बढ़ा है। तो लेकिन मतलब परिवार के साथ कभी कभी ये नाटक वाटक की दुनिया वाले वो संतुलन बिठा नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ खटराग सुनाई देता है या किसी तरह की बातें ना। तो मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आपने किस तरह से वो एक मतलब संतुलन बनाए रखा परिवार का और अपने प्रोफेशनल वर्क का, और अपने इस तरह के व्यवसायिक काम को भी आप करते रहे और अपने घर परिवार को भी सहेज के रखा। अब शादी वाली बात या तो 2 लाइन तो थोड़ा सा मैं बोल ही दूं। बोलिए। हमारी शादी जो है 1983 मई में हुई 21 को। 83 में आपने एडमिशन भी ले लिया? यस, सुनिए, मतलब आप मतलब शादीशुदा अकादमी में आपने प्रवेश किया? तो सुनो तो भाई 21 मई 83 को मेरी शादी हुई और एडमिशन हो रहा है मेरा अगस्त में बीएनए में। सेम ईयर तो मैं शादी ना, लेकिन मेरा वही समझ संयुक्त परिवार वाला चल रहा था ना। भाई शादी होगी 2-2.5 साल वाला वो जो गौना 2.5 तीसरे और 5वें जो होता नहीं है परंपरा, रहे नवाबों के शहर में, लेकिन सारे कार्यक्रम हमारे अपने गांव के तरीके से हुए, है ना। वो हमारा अपना पारिवारिक वो, और परिवार ही मेरे पीछे है।
मैं अगर आज एक लाइन में केवल ये कहूँ कि अगर मेरी फैमिली, जिसमें मेरे सभी लोग, माँ बाप भाई बहन, बाद में मेरी पत्नी, बेटियां, भतीजियां, वो सब मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब मेरे पीछे हैं। कभी भी मुझको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि किसी ने मुझको कुछ बांधा है। ये मैं इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली रहे, सबका सपोर्ट, कि सबका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ। तो 83 वाली जो बात कर रहे थे, तो शादी हुई, अब जब 83 ज्वाइन कर लिया तो अब भैया हम गाते तो नहीं फिरेंगे मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, ना कोई क्वेश्चन सवाल जवाब कोई ऐसा कुछ नहीं। वो बताया शादी हुई थी, गौना नहीं आया था, बीवी अपने ही घर थी पूना में। तो 83 में ही जो है भाटिया सर का प्ले मृच्छकटिकम, जिसमें मैं विदूषक का रोल कर रहा था, मैत्रेय का रोल, तो उसमें वो वाला वो आता है नहीं डायलॉग, वो जो है अरे वो रत्नावली और वो सब, वो क्या वो जो है, तो मेरी वाइफ का नाम रत्ना, तो मैं रत्नावली को बड़ा अच्छे से जो है कुछ ऐसा बोलता था। मतलब एक्चुअल फील आ गया आपको। बहुत अच्छे, क्या बात है। और गौना हुआ नहीं है, गौना हुआ नहीं, तो वो आकर्षण भी पूरा बना हुआ है। मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल, गौना हुआ नहीं है। तो वो सब 84 हुआ, 85 में निकल गए, 85 में तो बाद में जैसे चित्रा हमारी बैचमेट ही हैं, तो ये लोग कहीं अपना हजरतगंज वगैरह में घूम रहे होंगे और हमारी फैमिली भी वहीं हजरतगंज में घूम रही, तो ये भाग भाई ये तो जो है ये रत्ना है, डिप्टी की मतलब घर वाला नाम डिप्टी भाई, तो और मेरी सिस्टर वगैरह सब जानते थे, सब पारिवारिक सब ताल्लुकात थे सब। तब वो हुआ, अच्छा हाँ, तभी ये कहता था, वो चित्रा मोहन आज भी कहती, तभी ये कहता था हाँ रत्नावली जो नाटक करते हुए जो है, तब उस साल दिसंबर में मेरा गौना आया। अच्छा, 2.5 साल बाद, तीसरे बाद ये तो खैर। हाँ, लेकिन तो शादी का कोई ऐसा वो भी नहीं। बता रहे हैं, चलिए कि शादी हो चुकी थी, गौना नहीं आया था, लेकिन पत्नी तो ऐसे घरेलू पारिवारिक उसमें रहने वाली, और इस तरह के प्रोफेशन में कि कोई एक्टर होता है या नाटक करता है, इसकी तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जानकारी रही होगी किसी तरह की। तो वो पहला इंटरेक्शन इस बात को लेके कुछ हुआ था कि जब आपने कहा मैं अभिनेता हूँ, मैं आपका पति अभिनेता है? हाँ एक्टर है, तो भाई इतना तो उसको भी यार वो था ही कि भाई पूना में वो पली बढ़ी, पूना में रही, हाँ, तो इस नाते, हाँ तो ये तो था ही कि यार हाँ बाबा एकदम तो अनजानी तो नहीं। हाँ अच्छा, फिर मैं तो तुरंत BNS निकला, मैं बम्बई भी आना जाना मेरा चालू हो गया था, तो वो सब रहता था ना, आ रहे हैं जा रहे हैं जो है काम के सिलसिले में, मिलना जुलना बातचीत, तो ये तो मालूम है कि अभी इस आदमी को एक्टर ही बनना है और कुछ करना है नहीं। पहले कुछ साल ऐसा भी हुआ, जैसे हमारे और भी तमाम घर परिवार में तमाम रिश्तेदार, कुछ दिन कर रहा है, हाँ हाँ, कुछ दिन कर रहा है जो है लौट आएगा, लौट आएगा, लौट आने के बाद वो नहीं थी कि ठीक है लौट छोड़ा ही देगा, हाँ, मतलब कि मतलब कब तक ऐसे खत्म ही हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि पूरी जर्नी, अगर पूरे ट्रेनिंग से लेके बम्बई है वो जो किया नहीं किया, कम किया कैसे किया, वो सब कर, पूरी जर्नी मैं ये देखता हूँ कि जो किया हमने अपने तरीके और अपने स्टाइल से ही किया, कम किया ज्यादा किया, लेकिन और वही काम आज भी है, कोई तीसरा काम नहीं कि हम कहीं दुकान खोल लिए हैं या वो कर लिए हैं, वो बात उसी की है एक्टर की, और कोई हो नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ है क्या नहीं, लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है, ठीक है वो अब जर्नी बताए नहीं कि परिवार, हम तो बम्बई में, फिर परिवार कैसे, फिर एक टाइम मेरा ऐसा भी आया कि मैंने प्रायोरिटी परिवार को दी, मैंने सब काम, बहुत सालों साल मैंने कुछ नहीं काम किया, कुछ नहीं यार, यहीं लखनऊ में थे, BNA बराबर आना जाना रहा, क्योंकि लखनऊ में ही है, BNA पास में, और धीरे धीरे बिल्डिंग बदलती चली गई और आज अपनी बिल्डिंग है BNA की। तो मेरा ये एक इमोशनल अटैचमेंट BNA का एक अलग, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टर कोई रहे, स्टूडेंट्स कोई भी रहे, आपका अपना एक लगाव है, लगाव हमेशा रहेगा। ये उसका रीजन मैंने बताया कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है वो मेरे लिए हमेशा जिंदगी भर, तो ये मेरा ट्रेन जो लगाव है, आप आते हैं जाते हैं, अलग अलग बैचेस आए, दोस्तों से इंटरेक्शन रिएक्शन, और जैसे भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ के मिले उनसे भी बातचीत, मेरे अनुभव से जो मैं उनको शेयर कर सका हूँ, अपने सम्मान और गरिमा के साथ आप जीवन में अपने काम को कैसे कर सकते हैं, बस वो चीज़। लबर लबर वाली ये आदत न कभी मेरी थी, न मैं किसी को समझा सकता हूँ। एक्टर भी हैं तो आप बहुत कायदे से काम कर सकते हैं,
लबराने और हर जगह रेंगने गिरने, नहीं हो सकता। क्लियर बात बिल्कुल। थिएटर करो, सिनेमा करो, जो भी करो, आप अपनी गरिमा जब आप बना के रखेंगे तो आप अपने को कम से कम दिल से आप अपने को महसूस करोगे, नहीं तो बाकी तो सब हो ही रहा है, जान ही रहे हैं। गिरावट का दौर पूरे देश में हर जगह है, आदमी क्या है, गिरावट हर जगह है। तो बहुत ही, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अनुभव बहुत मायने रखता है। आप कहीं से भी डिग्री ला लेंगे, आप बाहर चले जाएं, कैम्ब्रिज चले जाएं, ऑक्सफोर्ड चले जाएं, या कहीं से भी राडा से आप ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा लेके आ जाएं, ग्रेजुएट होके आ जाएं, लेकिन ये अनुभव कहाँ से लाएंगे आप? सब कुछ तो हासिल हो जाएगा आपको, लेकिन अगर किसी के पास अनुभव है तो उसकी तरजीह होनी चाहिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है। और लेकिन अभी के रंग संस्कार में मुझे लगता है कि अनुभव की तरजीहता नहीं दे रहे हैं लोग, उसको कहीं ना कहीं आप बेमानी ठहराने की कोशिश करते हैं, तो गलत है ये, नहीं ये गलत परंपरा है, क्योंकि आप फिर इसमें एक डिस्टेंस पैदा होता है। जो आदमी जो जीवन जिया है पिछला कई साल, तो ऐसे वक्त पे उम्र के जब वो आके एक दूसरी पीढ़ी जब उसको ये फील कराने लगे, डिपेंड तो ये भी करता है वो अपने मानसिक लेवल पे कैसे लेता है इन रिएक्शंस को भी। लेकिन पूरे अनुभव की जो बात की, कुछ पूरे अनुभव को आप खारिज कर दें तो ये आज की पीढ़ी की जो बदतमीजियां, जैसे आज बदतमीजी का भी लेवल बहुत हो गया है, इंटॉलरेंस है ना, एक गुस्सा, वो कहते हैं हम विद्रोही हैं, लेकिन विद्रोही नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल है ना, वो कुंठित हैं। वो विद्रोह और एक जुनून एक अलग होता है वो। तो हर जगह भाई नाटक इसलिए हम लोग पूरी दुनिया को इसमें हम समेटते हैं, इसलिए नाट्य विधा कहीं न कहीं एक आदमी को बनाती है, उसको मौका देती है कि अगर आप अपने को कम से कम एक अच्छा इंसान बनाने की भी प्रक्रिया में आगे बढ़ा रहे हो, तो नाटक की ट्रेनिंग, उससे जुड़े लोग, वो आपका कल्चर, लिटरेचर, सब चीज़ जिसमें आप दुनिया भर पढ़ते हो, वातावरण की बात करते हो, महसूस करने की बातें करते हो, जीवन भी तो वही है, बाकी और क्या है जो है। अभी जैसे कि आप एक उम्र के पड़ाव पे हैं, इतना अनुभव आपने संजो लिया है, कोई एक लम्हा, कोई एक साथी जो मतलब जो बिछड़ गया है, आज कोई ऐसा कुछ लम्हा याद आता है जो आपको सताता है, परेशान करता है, ऐसा कोई वाकया है आपके जीवन? कोई भी साथी हो, लम्हा हो। चंदू यार मेरा बैचमेट, हम लोगों का चंदू मेरा हम लोगों का बैचमेट था। हम चंद्रमोहन और अनुपम श्याम, ये तो जो केमू साहब कहने हैं, ये तो तिकड़ी जो है, तिकड़ी वो इलाहाबादी वाला जो होता नहीं था, तीनों का तेवर जो था, वही तीनों लोग बीएनए में अब है, ये तीनों, ये तो काम भी सब अच्छा, सब बढ़िया रहा, कोई ऐसा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अनुशासनहीनता की ऐसी कोई बात नहीं, बदतमीजी नहीं किसी से। लेकिन एक होता था ना कि यार ये तीन लोग एक अलग ही हैं जो है। ये चंदू का चंद्रमोहन का नहीं ऐसा, मतलब वो, हाँ, क्योंकि वो मेरे भाई जैसा, मेरा एक उसका एक रिलेशन बहुत अलग हो गया था। कमी खलती है। हाँ, कमी खलती है, बहुत कमी खलती है। मैं वो उसका, और वो इसलिए भी कि वो जैसे कि हमको अगर रात में कहीं याद आ कि कोई ऐसी कोई ज़रूरत है, तो सबसे पहले मेरे पास नाम चंदू का आता था कि अभी चंदू को अभी मैं अगर बुलाऊँगा तो चंदू आ जाएगा। अभी मैं बुलाऊँगा तो आ जाएगा। वो मेरे साथ मेरे गाँव, मुंबई, मेरे ससुराल, सब जगह, और सब आदमी जो है उसको, अरे यार वो दुखद था। चंदू को उस जो उम्र तो कोई नहीं जान सकता कब किसकी क्या है, लेकिन ऐसा महसूस यार जल्दी, मतलब जैसे कि बहुत चीज़ें होती हैं जो हम आज ऐसा यार चंदू होता है यार, तो बहुत चीज़ें ये भी कहते, वो भी कहते, उसको ये भी है, वो लक होती है वो मुझे। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आपका जुड़ाव गंवई गांव से रहा है, उस माटी से रहा है, तो जैसे हमारी बोलियां खत्म हो रही हैं, हमारे तीज त्योहार खत्म हो रहे हैं, हमारे उस तरह के आयोजन खत्म हो रहे हैं, इसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी? खत्म क्या हो रहा है, वो उसके तरीके भी बदल गए हैं, तौर तरीके भी बदल गए हैं। हम अब जब मैंने बताया ना, तो हमारी तो शादी ही गांव से हुई, गौना हुआ, तो
ये मैं इसको चीज़ को इसलिए भी अपने पॉजिटिवली लेके चलता हूँ कि हम अपने जिंदगी भर शहर में रहते हुए भी हम किस तरीके से अपने सांस्कृतिक गतिविधियों में, शादी ब्याह में भी हम कैसे उसको आगे लेके। घर में कौन सी भाषा आप बोलते हैं? भाषा हमारे यहाँ भाई गांव वाली भोजपुरी, वही इलाहाबाद वाली भाषा वो है, और का मतलब वो भोजपुरी वाली भी पूरी नहीं ना, जो इलाहाबाद जौनपुर अवधी भोजपुरी में से अवधी भोजपुरी वाली भी आईली गैली वाला हाँ, नहीं। हाँ, वही वो बोली वही अवधी वाली है, हाँ, हाँ। अवधी वाली ही है वो। तो उसी भाषा का इस्तेमाल गांव करते हैं, बोली परिवार में हम लोग वही सालों साल बरसों ही, तो बच्चे थोड़ा पैदा हुए तो नए तरीके से वो बोलने लगे जो है ना, तो हम लोग गांव की भाषा, अम्मा पिताजी ये सब वो सब भाई सब वही गांव की भाषा जो है वो इसलिए जरूरी है। वो लैंग्वेज है, आप अंग्रेजी पढ़िए, आप दुनिया में कहीं भी जाइए, सारी लैंग्वेज पढ़िए, सुनिए, सीखिए, लेकिन यार जो कुछ जो होती हैं वो चीजें, वो आपकी भाई अपनी गवई भाषा बोलेंगे, अपनी बोली बोलेंगे, तो उसकी भी तो साउंड है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी तो साउंड है। बिल्कुल। वो चीज आप केवल वो बोल के वो इमोशन, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो यार कुछ दूरी फॉर्मेलिटी जैसी होने लगती है। अब हमें अपने गांव जाएं, वहीं पे अपने चचेरे भाई और भैया का हाल चाल, तो हाँ ठीक है, और बताओ तुम लोग क्या हाल चाल है। अब हम ऐसे बोलेंगे तो आदमी कहेगा यार बताओ यार, अच्छी खासी बोली, और लखनऊ से आ रहे हैं, तो मतलब माटी आपको बुलाती है बराबर। हाँ। और आप वो होना भी चाहिए। हाँ, वो हमको वो मैं फील करता हूँ, वो मैं अगर वो वक्त और वो पल गुजारे जो अगर हमने गांव में गुजारे हैं, और अगर हमें आज भी वो याद हैं जी, कि वो रेत, वो गंगा का किनारा, वो गंगा जी पार करना, वो तैरना, वो तो वो मैं उससे मजबूत होता हूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए। जिसको आज अगर मैं आज इम्यूनिटी का दौर चल रहा है, तो मैं तो यही मानता हूँ विभांशु कि मेरी इम्यूनिटी इसी से बनी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि मैं उसी गंगा में डूबा हूँ, उसी में उतर आया हूँ। हाँ, बिल्कुल। वही पानी शायद मुझे अंदर रहा, वो करते चाहे अंदर गया बाहर गया, वो है वही नंगे पैर चलना फिरना। इम्यूनिटी ये है मेरा लाख मतलब मानना है कि काजू बादाम से इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती आपकी, बिल्कुल नहीं। जो शारीरिक प्रक्रिया में कोई चीज शामिल नहीं है, वो संरचना ऐसी है जो जीन्स की भी बात आप कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अनुवांशिक उस तरह का खान पान था, उस तरह का खान पान, मौज मस्ती, गिरे हैं, हंसना बोलना भी तो था, हंसना बोलना भी तो खत्म हो रहा है अभी इस माहौल में, तो हंसना बोलना भी खत्म हो रहा है। हंसना बोलना तो छोड़ दो, कुंठित समाज ये हो गया है यार, किस बीमारी से उभर जाओगे यार, टीका लग जाएगा कोरोना का सही हो जाओगे, लेकिन ये जो बीमार हो गए जी वो कौन सी दवा से ठीक करोगे तुम। बहुत अच्छी बातचीत हमारी हो रही है। अब मैं एक तरह से आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूँ, तो एक ऐसी कौनता है हर आदमी जानना चाहता है। मैं तो आपको काफी अरसे से जानता हूँ, लेकिन जब हम ऐसे मंच पर बात करते हैं ना, तो कुछ एक अलग सा कोड इन कोड, कुछ अलग सी प्रक्रिया जागृत हो जाती है जब आप किसी से प्रश्न करते हैं ना, तो मतलब मैंने उस तरह की कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन एक जानने की ललक होती है, क्योंकि उस पर पार्टी को देखता रहता हूँ कि प्रश्नकर्ता कैसे सवाल करते हैं। तो आज जैसे मैं मतलब कर रहा हूँ आपसे, जीवन में कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है? नो, किसी तरह का कोई पछतावा? नो रिग्रेट, नो। यही सवाल बहुत अच्छा पूछा। ये हम बॉम्बे में काम छोड़ के आए थे, जब मैं बॉम्बे से आया बहुत, और यही चीज मुझको बनाए हुए है। मैं आज अगर स्वस्थ हूँ तो मैं उसी वजह से, क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं। ये बहुत लोग मैं लखनऊ में रहा हूँ और लगातार मैं रह रहा हूँ, जो है तमाम सब दोस्त यार सब हर चीज है सब, लेकिन जब हम बॉम्बे से आए इधर, मैं 25 वर्ष से यही हूँ, मैं बॉम्बे से आया तो काम छोड़ के आया था। तिग्मांशु धूलिया ने कास्ट किया हुआ था मुझे, लेकिन उस वक्त मेरा कुछ ऐसा हो गया कि नहीं, फैमिली फर्स्ट, बच्चे बड़े हो रहे थे मेरे, जो भी चीजें, कोई रिग्रेट नहीं, कभी नहीं। वो दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं, उस वक्त के आज भी मेरे दोस्त हैं। बहुत अच्छी करंट मेरा वही आज भी बना हुआ है जो 25 साल पहले, और वो आज सब बड़े बड़े एक्टर हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जो रंग है दोस्ती का वो वैसा ही है। वो बराबर वैसे ही याद करेंगे, बोलेंगे, आएंगे, आते ही पहला फोन, ये सब मुलाकात वैसे होती है। तो मेरे लिए तो मेरे दोस्ती आ रही ही कितने साल हो गए हम लोगों को, कोई कभी ऐसा लगा महसूस हुआ, जब भी मिले तो एकदम वही पुराने।
और ये सवाल मुझको डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने भी पूछा था अभी कुछ साल 4 ही 5 साल पहले। अच्छा। दो तीन वो उनको पता था कि मुंबई से आप गए थे? 2-3 बार उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे कास्ट किया चाणक्य में, और कुछ ऐसा संजोग होता था कि आप जो भी कहो कि 2-3 बार, एक तो पहले उनकी शर्त यही होती थी, यार बाल मुड़वा लो। हमने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, मैं उधर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अच्छा रोल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो बाल मुड़वा लो, और बाल मुड़वा लो तो उसके बाद जब तक मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक और कहीं ना आई। अच्छा, उस समय मेरा भी एक तेवर था, नए यंग जनरेशन तमाम जो है, हमने कहा छोड़ो यार, इसे बाल मुड़ाए देंगे, हम दूसरी जगह काम ही नहीं करेंगे, ये मार बंदिशें। तो तेवर से बार, मतलब ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया तेवर, ये तेवर मुझे लगता है कि तेवर खो रहा है। तेवर ये सबके पास अब रह नहीं है ही गया। नहीं है। लोग समझौते कर रहे हैं अपने आप को बचाए रखने की जो कवायद चल रही है, उसमें जो एक तेवर शब्द है ना, ये तेवर की जो तीव्रता है, इसकी जो शक्ति है, ये खो गई है। आदमी बड़े से बड़े काम को ऐसे नकार देता था क्योंकि वो किसी तरह के समझौते नहीं करना चाहता था। अपनी बानगी से, अपने रंग से काम करने की जो कोशिश थी, अब नहीं दिखाई देती। अब लोग छोटे छोटे समझौते कर लेते हैं। हाँ, करने लगे हैं। तो कहीं न कहीं वो अकेले में अपने से जब बात करते हैं तो आप बातें लेक्चर कितनी भी कर लो, लेकिन अकेले में तो मरोगे, क्योंकि वो तेवर ही नहीं रहा यार। तुम बातें कर रहे हो बस तेवर की, लेकिन हो नहीं, तुम्हारे अंदर है नहीं तेवर वो, क्योंकि हर पल गिर रहे हो यार। वो क्या स्वार्थ है, क्या मजबूरी है, ये आप बेटर जानते हो, जो भी ऐसा चल रहा है सब जगह है, हर फील्ड में है। बिल्कुल, हर फील्ड में, हर जगह, हर जगह। तो और आदमी इतना यही लिए कि यार ऐसे हो जाएगा तो वो, यार कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो हमारा ये ना कर दे, कहीं अरे क्या कर देगा यार। आप अपने लिए ईमानदार, अपनी जिंदगी आप अपने उससे जियो ना। जी। तो मैं डॉक्टर साहब की बात बता रहा था, उन्होंने यहीं लखनऊ में जब मुझसे कहा कि राकेश यार 3-4 बार मैंने तेरे को कास्ट किया, और हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हुआ कि सही बात है कि बार बार आप कास्ट करते थे, हम नहीं कर पाते थे ये वो। तो उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि तेरे को रिग्रेट बम्बई से आया? हमने कहा कोई रिग्रेट नहीं सर, कोई रिग्रेट नहीं। और भाग्यशाली हूं इसलिए क्योंकि मेरे जो सामाजिक रूप से जो कहा जाता है, एक्टर है, काम किया कर रहे हैं सब है, आज भी पारिवारिक रूप से भी वो बड़ी संपदा आपके पास मेरा है। आज जी, समाज में कहते हैं बच्चों की शादी हो गई। मैं कल भी फ्री था, आज भी फ्री हूँ। आप मुझको 24 घंटे के नोटिस में दुनिया के किसी कोने में ले चलो, रेडी रेडी। ये हमारा अपना पर्सनल वो है। बिल्कुल। तो नो रिग्रेट और नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं यार। जी, प्यार से रहो यार, कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही भावना तो चाहिए, ये सब में हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भारतीय नाट्य अकादमी अभी को 40-50 साल होने को आ रहे हैं। अब नियमित तौर पे छात्र भी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, 2 साल नाट्य कला में डिप्लोमा के लिए। तो आने वाले छात्रों के लिए कोई आपकी बात है जो उन तक जानी चाहिए, या आप कोई ऐसी शुभेच्छा उनको देना चाहते हैं किसी तरह का, अगर आपके आने वाले छात्रों के लिए? हाँ, जो हाँ अकादमी, क्योंकि आप भी कभी आए थे यहाँ पे और आज आप भूतपूर्व छात्र हैं, एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, आप यहीं के प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ हर साल नए छात्र आ रहे हैं, तो जो यहाँ आना चाह रहे हैं उनके लिए कोई आप? हाँ, तो आने से पहले वो बिल्कुल सही बात है। और आज तो हमारे टाइम में जो भारतीय नाट्य अकादमी थी, उससे तमाम आगे आज की डेट में, क्योंकि यहाँ के तमाम लोग निकल के अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, नाम भी है। हम बम्बई गए थे, बहुत कम लोग, कोई नहीं जानता था भारतीय नाट्य अकादमी। आज सैकड़ों भारतीय नाट्य अकादमी के जो है छात्र वहाँ पे अपने काम के माध्यम से एक बीएनए को बनाया हुआ है। तो संस्थान कोई भी छात्रों के लिए है। तो जो आना चाह रहे हैं वो अपने दिमाग में क्लियर होंगे कि हम थिएटर, सिनेमा, जो भी है, ईमानदारी से उनके मन में कि हम नाट्य विधा में डिप्लोमा लेंगे, पढ़ेंगे। डिप्लोमा की बात क्यों, हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं यार, डिप्लोमा की क्यों बात करें? नौकरी करोगे कि परफॉर्मेंस करोगे, फ्रीलांसर्स की जिंदगी जियोगे, कैसे वो आप तय करना है। तो आए क्यों नहीं आए जो है आज तो मैं तो ये कहता हूँ कि आने से मैं रोकने या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आए तो किस तरह की माने स्थिति लेकर आए, किस तरह की तैयारी लेकर आए, क्योंकि आप तो ऐसे एमेच्योर थिएटर कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो एक कैंपस में रह के एक मर्यादित ढंग से। हाँ, तो एक मर्यादा की जो बात की, तो एक डिसिप्लिन की तो बात हो गई। देखिए, अनुशासन तो हर जगह,
डिसिप्लिन आपको रहना होगा। और आप जब आ रहे हो और कैंपस में रह रहे हो, तो जो स्टूडेंट है उसकी एक आदमी है, ये एक आदमी स्टूडेंट्स की है, उनके उन्हीं के लिए है। तो जो आ रहा है तो वो अपना फील नहीं करेगा ये मेरा घर है, वो अपना घर महसूस करे और वो जो चाहे करे ना भाई। हम लोगों को कभी नहीं आप लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसकी जिंदगी यहाँ पे 2 साल की है, यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोसेस 2 साल का है। मेरा ये कहना कि 2 साल में हम पॉजिटिवली कुछ अच्छे काम कर जाएं, सीख जाएं। समय कम है ना, हाँ, 2 साल का समय वो कम है। मेरा बार बार यहाँ के स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि 2 साल तो आराम, आपकी लड़ाई यहाँ से निकलने के बाद जो आपकी स्ट्रगल है, स्ट्रगल भी नहीं कर, आपकी जर्नी लाइफ वो 2 साल बाद शुरू होगी कि जो आपने 2 साल में कंसीव किया, जो आपने सीखा और सीखते रहने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ोगे। तो आगे आप पॉजिटिवली आगे बढ़ो, कोई कुंठा ना रखो, कोई किसी से द्वेष। वही रीजन है हमारे, हम लोगों के तब के हम लोग हैं, हमारे कोई टीचर से किसी से कोई रिलेशन में कोई वो नहीं, दोस्ती के रिलेशन हो गए। राज साहब आज 85 के हैं, लेकिन लड़ते झगड़ते ये करते 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 35 साल हो गए यार, 37 साल। वो मेरे बाप की तरह हैं, वो मुझे डांटे फटकारे, वो हम भी उनसे लड़ गए हैं। ये हमारे पर्सनल, मैं अपने रिलेशन की बात कर रहा हूँ राज बिसारिया सर से। महीनों महीनों बात नहीं होती है, मुलाकातें नहीं हुई हैं, लेकिन वो मेरे लिए है, मेरे मैं हाँ, मैंने उनसे सीखा है चीजों को। मतभेद होना अलग बात है, मन भेद होना नहीं चाहिए। अमून यही कहा जाता है ना कि मतभेद तो ठीक है, मन भेद ना हो। मन भेद का कोई वही नहीं होना चाहिए। मन भेद लोग करने की है वो नहीं होना चाहिए। टीचर जिनसे हम कम थोड़ा सक्षम टीचर से भी, टीचर जो है वो टीचर है, आपका एक रेस्पेक्ट उससे बना रहना चाहिए। बाकी तो आप बातचीत में लड़ो झगड़ो जो भी करो, सारी चीज भाई हमारी आपकी बात है तो हम ही 2 लोग क्लियर कर लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, कम ज्यादा क्या है, हम ही आप निपट लेंगे ना, तो वहां क्लियर हो जाए, आपस में सब क्लियर हो जाएगी। लेकिन पेशेंस भी नहीं है यार। बात तो ये है ना कि पेशेंस नहीं है भाई, तुरंत ही सब चीज नहीं होती है, रात तो कुछ नहीं होता ना। और सबसे बड़ी बात कि आप इंडिविजुअल इस सोसाइटी में आए हो, आप हर शख्स को मैं देखता हूं, बातें बड़ी बड़ी ना करो, अपने आचरण में लाओ चीज। आपकी अगर वो आचरण में प्रैक्टिस में है, वही चीज आपको पे करने वाली, नहीं तो ये बातों लफाजियों का कोई मतलब है नहीं। संस्कृति संस्कार और ये वो बड़े बड़े शब्द बोल लेने से नहीं होगा। हम कैसे हैं यार इंसान, हम इंसान कैसे हैं ये हमको ज्यादा मायने रखना है, इसके आगे कुछ नहीं। आप कितने पढ़े हो क्या कोई मतलब नहीं, आदमी कैसे हो ये बताओ। इंसानियत की बात है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं तब तो ठीक है, नहीं तो पढ़ के भी क्या ड्रामा कर लोगे, क्या कर लोगे, कौन सा गांव में क्या क्रांति कर लोगे ड्रामा करके। तुम्हारा खुद का जब अनुशासन नहीं रहेगा तो वहां क्या अनुशासन सिखा पाओगे भाई। आपका खुद का कमिटमेंट नहीं है, आपका खुद का फेथ अपने पे नहीं, तो नकली बना रहेगा कि एक बजट है, एक बजट के तहत एक प्रोग्राम आया है, हमको 20 लड़कों में कर देना है करके। नहीं वही बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा, मैं भी इसी बात की हिमाकत करता हूँ हमेशा जहां भी बात करता हूँ कि डिसिप्लिन और पेशेंस ये इनिशियल है, बहुत ही रिक्वायर्ड है, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बाद सारी चीजें शुरू होती हैं। लेकिन ये 2 चीजें आप में बहुत जरूरी हैं। तो राकेश जी, मुझे लगता है कि मैंने काफी पहलुओं पर आपसे बातचीत कर ली है, लेकिन आखिर में कोई ऐसी मन की कोई बात मतलब रह गई है जो आप कहना चाहते हो? कहूँ भाई, क्योंकि मंच आपका है, अकादमी आपकी है, हम सब सुनने वाले आपके हैं। अरे मन की कुछ नहीं है, बस मन की यही होती है यार कि क्योंकि अब जब बात ही कर ली तो ये मेरा पर्सनल अपना जो कहा कि अकादमी, मैं ऐसा इकलौता छात्र रहूंगा भारतीय नाट्य अकादमी का जिसकी सबसे ज्यादा विजिट बीएनए में रही होगी, सबसे ज्यादा। और आज तक हमने बीएनए से कभी कोई मांगा नहीं अपने काम के लिए। मेरा केवल इंटरेस्ट और मेरा जो मोह या जो भी आप कहो, मेरा फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस, मतलब स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए ही सारे प्रयास होने चाहिए। बेटरमेंट मीन्स ट्रेनिंग का प्रोसेस, तौर तरीका, देखिए ये म्यूचुअल चलेगा, एक तरफ से एरोगेंस और एक तरफ से ऐसे नहीं, म्यूचुअल वो चले।
तो उनके बेटरमेंट के लिए काम होता रहे। और बराबर मेरा कहना कि यहीं के जब छात्र बाहर निकलते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, वो अकादमी को मतलब पहले तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकादमी को, और जब वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो अकादमी का अपने में लेवल होगा। तो अकादमी में जो रहे जैसा रहे, अकादमी का बजट बढ़े, संज्ञान में आए, और स्टूडेंट्स का जो मैं बार बार कहता हूं कि स्टूडेंट्स की अकादमी है वो भी फील करें। हम यार हमारा भी वो, हमने भी फील किया हुआ है, हम फील करते हैं तभी आज भी जुड़े हुए हैं बीएनए से। कोई मेरा कोई वो नहीं है किसी से लालच, कोई कुछ नहीं, कौन क्या अपना एक स्टूडेंट है जिनसे, और अनौपचारिक क्लासेस तो ऐसे ही मैंने बहुत लड़कों की ले ली है, लेकिन फॉर्मल कभी कोई क्लास नहीं ली, ना कोई ऐसी वो नहीं। तो ये इमोशन है एकेडमी से और स्टूडेंट्स का भी कि आपकी अकादमी है, आप पूरा एक्सप्लोर करो यार, 2 साल आप ट्रेनिंग लो, प्रोडक्शन करो, लड़ो झगड़ो बात करो, लेकिन गवर्न माइंड से ना चलो, आप अपने माइंड से चलो। अगर आप अपने को कलाकार कहते हैं, मैं अपने को अगर कलाकार कहता हूं, तो राकेश पांडे जिंदगी में किसी से गवर्न होके नहीं चले आज तक। कोई शख्स जो है मुझको गवर्न नहीं कर सकता, ये मेरा अपना पर्सनल वो है। वो भी अभिनय की तो पद्धति है, हाँ, आप अपने इम्पल्स से गवर्न माइंड से नहीं चलिए आप। अब आपका इम्पल्स कोई दूसरी जगह से जनरेट थोड़ी हो सकता है, वो संचालित कोई और नहीं कर सकता, वो आपका मनोभाव है, आपका मन है, आपके मन की प्रक्रिया है ना। उस मन पे कोई और नियंत्रण कैसे कर लेगा, वो कर लेगा तो आपका मन का भाव नहीं रह गया, तो वो कहीं तो करप्शन आ गया, उसमें भ्रष्टाचार आ गया, तो करप्ट हो गया, जी जी, दूषित हुआ। इसलिए कहते हैं इसको कि जो हम संस्कृति कर्मी और रंग कर्मी और कलाकार और फलाना ये सब बातें करते हैं, और हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग ने ठेका ले रखा है ऐसे, तो यार हम जब पूरी चीजों का कलात्मक और अच्छे अच्छे शब्दों का ठेका लिए हैं, तो हम अपने आचरण में तो ले आए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आचरण में वो चीज हो तब तो हम महसूस करेंगे, नहीं महसूस ही नहीं होगा तो हम फिर वो नकली एक्टिंग हो जाएगी भाई की, महसूस कर नहीं रहे, बोले जा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी सारी बात का मैं इस बात पे निचोड़ ये समझता हूँ कि देखिए, खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। अगर खामियां हैं तो उसको मिल बैठ के दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आपका संस्थान है, आपकी अकादमी है, आपका अपना रंगमंच है, तो मतलब कोशिशें उसी ढंग की होनी चाहिए कि एक सार्थक दिशा में हो, सकारात्मक हो, और वही दूर दराज तक वो बात जानी चाहिए कि एक सकारात्मकता यहाँ के रंगकर्मियों में, यहाँ के लोगों में बहुत ही पुख्तगी से है। हाँ राकेश जी, बहुत बढ़िया बातचीत रही, बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक। धन्यवाद राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।